जानती हो वो एएसपी दूर जैसानी है, आज नहीं तो कल मुझे ढूँढ निकालेगा। लेकिन मेरा बदला तुम दोनों से पूरा हुआ है, क्योंकि जब तक वो मुझे पकड़ सकेगा तब तक तेरा बेटा न जाने किसके पास होगा, ज़िंदा भी होगा या नहीं। वो कहकमा लगाने लगी। अल्लाह, वो पुकारती ज़मीन पर गिर पड़ी। ऐसे नहीं, परवीन ने अपने ख़ास बंदे को इशारा किया तो वो आगे बढ़ा और डंडा हाथ में घुमाते उसके ज़मीन पर पड़े नीम बेहोश वजीद को देखने लगा। मैं क्या कहता हूँ, इस पे हाथ अगर साफ बकवास ना कर, वो आता ही होगा। लेकिन इससे पहले इसे ऐसे ज़ख्म दे जो ज़ख्म ये और इसका शोहर कभी ना भूल पाए। जल्दी करो, वो चीखी, क्योंकि अब हाजिक भी रोने लगा था। नींद से जाकर अपनी माँ को ना पाते। वो आदमी आगे बढ़ा और डंडा घुमाते इसकी कमर पे मारा। रबाशा की चीख इस घर में गूंज कर रह गई। ये कयामत खेज मंजर था। इसे लगा वो मर जाएगी। दूसरी ठोकर इसे लगी थी और सीधा गया। इसे एक डंडा इसके पेट में मारा गया था। दुरेत, हाँ हाजिक, इसके मुंह से खून निकला। उसका वजूद वहीं बेजान होता एक तरफ को लुढ़क गया। निकलो फौरन, परवीन ने कहा तो उसके सारे आदमी सबको छोड़ते बाहर निकले। जग गार्ड और ड्राइवर अब अंदर को ही भागे आ रहे थे। इन पर भी हाथ साफ करो सालो, पैसा किस चीज़ का लिया है, परवीन कहती खुद गाड़ी में बैठती चल निकल गए। डैम इट, वो तकरीबन भागता वहाँ से निकला, क्योंकि इसके अभी ड्राइवर से बात हुई थी जिसने बताया था कि रुबैशा ने इसके जाने से इनकार कर दिया था। इसका मतलब वो घर पर थी अब तक। रुबैशा, दुरेद याज़दानी, तुम दोनों को कोई नुकसान पहुंचा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। वो 100 की स्पीड में गाड़ी भगाता घर की तरफ आया। पुलिस का एक डाला इसके पीछे था। वो अंदर दाखिल हुआ, गेट खुला था। अब आसपास के घर वाले भी बाहर निकल कर आने लगे थे। ये सोसाइटी थी जहाँ एक घर में क्या हो रहा था किसी दूसरे को नहीं पता होता था, क्योंकि सब अंदर एसी में बैठे थे, एक दूसरे से लापरवाह। सोसाइटीज़ में बेशक बहुत सी सहूलियात थी, लेकिन ज़िंदगी से दूर थे ये लोग। किसी के घर कोई भी मर जाए तो साथ वाले को खबर नहीं होती। गार्ड और ड्राइवर को भारी बुरी हालत में देखकर इसका दिल अनजाने अंदेशों से लरज़ा था। वो अंदर की तरफ भागा और किचन की दहलीज पर इसे बेहिस हरकत पड़े देखकर ज़िंदगी में पहली बार इसके कदम लड़खड़ाए थे। वो वहीं साके-सा खड़ा रहा। वो हाजिक बाबा को ले गई। गाड़ी के गार्ड के मुँह से ये सुनना था। इसने तो फिर कदम बढ़ाता वो रबाशे के पास नचिया ज़मीन पर बैठ गया। इसके होठों से खून सड़क कर इसकी गर्दन पर आ गया था। दुरेत ने हाथ आगे बढ़ाते इसके खून पे उंगली फेरी और खाली नज़रों से इसे देखने लगा। एक आंसू उसकी आंख से टूटकर रुखसार पर बहा तो वो वहाँ मौजूद लोगों ने देखा। मर्द भी रोते हैं, मर्द रोते हैं जब इनकी कीमती असासे को मार दिया जाता है, जब इनकी सांसों को इनकी सांसों से दूर किया जाता है, जब दुनिया में मौजूद इनके वाहिद प्यारे इनसे छीन लिए जाते हैं। सर, इनकी सांसें ख़त्म हो गई हैं। इसके कानों में लफ्ज़ गूंजे थे, तस्वुरात का तसलसल तो बरकरार ही रहा। इसका आना हुआ भी बराबर ही हुआ। और क्या बात है कि आज हवाएं भी तबाही मचाएंगी। लगता है ख्वाबों में उसका आना जाना मुमकिन नहीं रहा। क्यों लाया मुझे यहाँ? ज़मीन पे गिरते से चिल्ला कर पूछा। ये लड़की आवाज़ का मरब जिसने इसे धक्का देकर गिराया था वो बोला। मुझे लगता है तबरेज़ शाह से वाकिफ़ नहीं है आप सब। वो अंदर से डरी बेहद, लेकिन ज़ाहिर नहीं होने दिया। ए चुप, उस साले को भी देख लेंगे, क्या चीज़ है, पहले तुझे तो फुर्सत से देख लें। अब की दूसरा वो बोला। दूर रहो। इन्हें अपने करीब आता देखकर अब सही मानों में इसका सांस सूखा था। आहा, बस निकल गई हवा। वो खबासत से मुस्कुराने लगे। अभी वो इसे हाथ लगाते जब दरवाज़ा खुला और कोई अंदर दाखिल हुआ। क्या हो रहा है ये? सर ले आए हैं इसे, कब ले जाना है इसे? बस कुछ वक्त में। मेरा आदमी तुम्हें यहाँ ये निकाल देगा और इसे जाकर बेच देना। ये लफ्ज़ इसके कानों में पड़े तो इसने आंखें खोलकर सामने देखा। कान साए साए करने लगे थे। ठीक है, लेकिन आपके बेटे की बीवी है, बहुत कमाल। मुझे लगता है आपको भी देखनी चाहिए, इनमें से एक ने कहा। हाँ तो चलो ये काम भी कर लेते हैं। वो शख्स अब दरवाजे के आगे से हटता आगे बढ़ा, कमरे में मौजूद तमाम बत्तियों को रोशन कर डाला। अचानक आंखों में रोशनी पड़ने से इसकी आंखें चुंधी आ गई थी। दिल में खुदा की विरत के बाद सितबरे शाह का नाम चल रहा था। तो तुम हो वो जिसने मेरे बेटे को पागल कर रखा है। वो तकरीबन 46 साल का मर्द था जो कहीं से भी तबरेज़ शाह जैसा नहीं था। सुतीला था शायद इसलिए। आप तुम्हारे बेटे का सुतीला बाप, जिसके दम पर आज वो तबरेज़ शाह है। मैंने पहुँचाया इसे यहाँ तक। वो क्रोफर्ड से हंसने लगा। आप वो शख्स हो ही नहीं सकते। आज यहाँ इस शहर में जितने भी लोग तबरेज़ शाह को जानते हैं, वो सिर्फ की काबिलियत की बिना पर जानते हैं। इन्हें तो आपका नाम तक नहीं पता होगा। और चटाक ज़बान दराज़ औरतें मुझे ज़हर लगती हैं।
शाहनवाज़ ने आगे बढ़ते इसके चेहरे पे हाथ उठाया, अपने चेहरे पे पड़ने वाले थप्पड़ से इसके होंठ का किनारा पट गया और दिमाग की नसें सनसना गई। कुछ भी कह लो, मेरी ज़बान बंद नहीं कर पाओगे। वो हलक के बल चिल्लाई, अगर ये ज़बान ही मैं ना रहने दूँ तो। शाहनवाज़ ने आगे बढ़ते इसका जबड़ा थामा और जेब से कटर निकाला। मकसद सिर्फ डराना था, लेकिन सामने मौजूद शख्सियत सच में तबरे शाह की बीवी थी, न डर। शाहनवाज़ ने इसे झुकते न देखकर इसके बाएं गाल पर कटर फेरा। ये लम्हे का मंजर था। मन्नत की आंखें फैलने के दर पर थी। या इलाही, इसकी चीख चारों दीवारों से लगकर वापस आ गई। सर छोड़े इसे, ऐसे कैसे बेचेंगे हम इसको? मैं छोड़ूंगा नहीं। वो आगे खतरनाक इरादों से बढ़ा था। मन्नत ने आंखें बंद कर ली, इससे ज्यादा इसका हौसला नहीं था इसमें। फिर वो होश व हवास से बेगाना होते भी तब शाह को पुकार रही थी, डॉक्टर को बुलाकर पट्टी कराओ और लेकर निकलो। वो कहता बाहर निकल गया। मन्नत को अगवा करने का प्लान था, लेकिन सारा का बाप ने केस कर दिया था इस पर, फ्रॉड का। इसका मकसद अब सिर्फ तबेशा से इसका सब छीन लेना था, जिसकी वजह से ये सब हुआ था। वो इसे छोड़कर बाहर निकल गया और वो दो आदमी अब डॉक्टर का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर ने जो बताया था वो खबर उन्होंने शाहनवाज तक पहुंचा दी, जिसकी बिना पर इसने मन्नत को वहां से फिलहाल निकालने पर मना कर दिया था। सर, इनकी सांसें ख़त्म हो गई हैं। इसके कानों में लफ्ज़ गूंजे थे। वो खामोशी से खड़ा हुआ, इसे झटके से पाँव में थके कदमों से बाहर निकल गया। ये पागल है, बकवास कर रहे, मुझे पता है तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती। अभी अभी तो हम मिले थे और तुमने मेरी बात नहीं मानी राबी। सब तबाह कर दिया तुमने। इसे अस्पताल पहुंचाते, उसके साथ गुजारे माह व साल के रवादार इसे बताने लगा, जिसका खून अब जम गया था। इसे आईसीयू में शिफ्ट किया गया था। वो रुका नहीं, वहाँ से निकल गया बिना ये सुने और जाने कि वो जिंदा भी है या नहीं। हाँ, वो जिंदा थी। इसकी सांसें खुद महसूस की थी इसने। इसे अपने बेटे को बचाना है अब। कैसा क़यामत ख़ेज़ आलम था इस शख्स के लिए, जिसकी मनचाही भी इस वक्त अस्पताल के बिस्तर पे बेदम पड़ी थी, और बेटा जो महीने भर का नहीं था वो अगवा हो गया था। इसने आसमान को देखा। मैंने उम्मीद नहीं को यार, अब वो कहता वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो जानता था बासित और रबाब पहुंच गए होंगे। और तब रेशा वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। इसके तासुरात सख्त थे, लेकिन साकिन से। लोकेशन ट्रेस करो इसकी दोबारा से, इसने हुक्म जारी किया। गाड़ियाँ तैयार करो और वो जहाँ भी मिले इसे मारना नहीं है। लेकिन सर, इनका तो इनकाउंटर जो कहा है वो करो। वो खुश लहजे में कहता आगे बढ़ा। सर, हम बहुत देर से लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। इस औरत ने फ़ोन अपना कहीं फेंक दिया था। जहाँ तक हम पहुँचे हैं वो जगह कौन सी थी? सर, लाहौर से बाहर। तो चलो फिर। जिस पिस्टल से दरवाजे का लॉक खोला गया इसकी मालूमात। जी सर, को शहरोज नामी बंदा इसकी लोकेशन ट्रेस कर रहे हैं। बदले में दुरेद यज़दानी ने इसे नज़र से देखा कि वो शर्मिंदा हो गया। सर, ये लोकेशन मुल्तान की तरफ है, लेकिन अभी बिल्कुल दुरुस्त जगह का नहीं बता सकते, क्योंकि वो सफ़र में है। ओके, निकलना है हमें। ओके, चलो निकलना है हमें। इसे कहते अपने चेहरे पे हाथ फेरते, खुद में उठते हज़ारों वसवसों को दिल में दबाया। इससे पहले एक बार वो रुपाशा को देख लेता। फ़ोन बजने पर वो बाहर निकला। बोलो, कहाँ हो? तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? तुम्हारी बीवी कितनी तकलीफ़ में, वो आखिरी बार तुमसे मिलना चाहती है। और हाजिर को कहाँ छोड़ा है? 1 साल कई सवाल बासित ने किए थे। आ रहा हूँ, वो कहता वहाँ दोबारा पहुँचा। मंजिला सा हुलिया, सख्त आंखें और बीजे होठ, वो सबके आखिरी मरहाल पर था। बासित और रबाब को लगा वो किसी भी पल फूट फूट कर रो देगा। ये शायद इसे रोना ही चाहिए था, जिसकी बीवी इस हाल में थी। और बेटा, वो अंदर दाखिल हुआ तो उसकी आंखें बंद थी। वो खामोशी से जाकर वहाँ बैठ गया। दिल में हज़ार चीज़ें एक साथ चल रही थी। इसे इसी वक्त मुल्तान के लिए निकलना था, लेकिन बिस्तर पर पड़ा हुआ वजूद इसके बालों पर बूसा देता वो जाने लगा। जब वो आंखें खोले से देखने लगी, ऑक्सीजन मास्क उठाया। इसके आधे जिस्म पे पट्टियाँ बंधी थी जहाँ तशद्दुद किया गया था। दुरेत, आखिरी यहाँ सब काम छोड़कर मैं तुम्हारी फिजूल बकवास सुनने नहीं आया। रुबैशा दुरेत व यस्तानी, वो खुश लहजे में धीमे से बोला, तो उसकी आंख से आंसू टूट के गिरा। मुझसे मोहब्बत, अपनी मोहब्बतों के वास्ते मुझे दो, क्योंकि तुम मोहब्बत किए जाने के काबिल हो या नहीं, ये खुद से पूछो। मेरे बेटे को इस हाल में तुमने बचाया, और मेरी बीवी को यहाँ लाने वाली भी तुम हो। इत्तेफाक बना था बिना इसकी हालत की परवाह किए। मरना नहीं है तुम्हें अभी। अपने बेटे की हालत को देख लेना। तुम पर बहुत से उधार है मेरे, वो उतार देना फिर मेरी बला से। और फूट कर रोने लगी। इसका तनफ़्फ़ुस बिगड़ने लगा, लेकिन सामने वाले ज़ालिमों की तरह बैठा रहा।
اگر کبھی مجھ سے ایک پل کے لیے بھی محبت کیے نہ دریا جانے تو مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ اپنا سارا زور لگاتی چیخی تھی۔ درت کھڑا ہوا اور اسے دیکھتا باہر نکل گیا۔ ڈاکٹر تیزی سے آگے بڑھے تھے۔ باسط یہ آگے بڑھا اور اسے گلے لگایا تو درت بھی آنکھیں بند کر کیا۔ جاؤ میں سب سنبھال لوں گا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے اس نے کہا۔ درت نے سر ہاں میں ہلایا اور باہر نکل گیا۔ کیا کچھ بچا تھا؟ نہیں، کچھ نہیں بچا تھا کہنے کو۔ اس سب حالات میں وہ لڑکی خود کو خود لے کر گئی تھی۔ تم یہاں؟ وہ اسے دیکھتے بھوکلا گئے۔ آپ کو واقعی لگتا ہے کہ تبریشہ جس کی دنیا ایک ہی شخصیت پر محیط ہے وہ اس سے اتنا بے خبر رہ سکتا ہے؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ وہ دہاڑا۔ آواز آہستہ۔ خالد شاہ نواز صاحب، آواز میں بھی اونچی کر سکتا ہوں لیکن نہیں، میں سامنے والے جتنا گرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ وہ میرے پاس نہیں ہے، جا سکتے ہو؟ اچھا تو پھر تلاشی لینے دے مجھے۔ وہ جتنا بھوکلائے تھے وہ اتنا ہی پرسکون تھا۔ ناممکن، یہ انلیگل ہے، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ شاہ نواز نے منہ پہ ہاتھ پھیرا۔ انلیگل کا مطلب آپ مجھے مت سمجھائیں مسٹر شاہ نواز۔ کتنے انلیگل کاموں کو آپ نے لیگلی کیا ہے میں سب جانتا ہوں۔ کیا بکواس ہے؟ وہ دھاڑا۔ میری بیوی کہاں ہے؟ تبریشہ نے سنجیدگی سے کہا۔ اتنی جلدی کیا ہے؟ جب تمہیں معلوم ہو ہی گیا ہے تو تھوڑا صبر کرو۔ ابھی پولیس کو کال کر کے بلا سکتا ہوں لیکن اپنی بیوی کو ان سب میں ملوث نہیں کرنا چاہتا۔ ٹھیک ہے، بلا لو پولیس۔ پولیس آئی تو یاد رکھیں اور بھی بہت سے سچ کھلیں گے۔ کیا مطلب؟ مطلب کو چھوڑیں، میرا کافی وقت آپ برباد کر چکے ہیں۔ میری بیوی میرے حوالے کریں۔ بیوی؟ ہاں یار، کیا بیوی ہے قسم سے تمہاری۔ اور وہ آگے بڑھتا ان کا کالر تھام کر ان پہ حملہ کرتا۔ اس کی ماں نے اسے دھکے سے پیچھے کیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ یہ کیا حرکت ہے؟ باپ ہے وہ تمہارا؟ میرا باپ مر گیا بہت سال پہلے، یہ صرف آپ کا شوہر ہے۔ یہ کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ ابھی تو لہجہ اور اونچی آواز کی ہی نہیں ہے میں نے امی۔ یہ شخص میری بیوی کو اٹھا لایا، اسے بولے میری بیوی میرے حوالے کرے، نہیں تو اس سمیت اس گھر کی اینٹ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا میں۔ شرم آ رہی ہے ماں کے سامنے کھڑے ہو۔ وہ نک سی تیار ہوئی عورت بولی، ماں سچ میں آپ کو لگتا ہے آپ میری ماں کہلانے کے لائق ہیں؟ تبریز، آپ کو یاد ہے میری عمر کیا ہے، میری پسند کیا ہے؟ آخر کب تک کی بات کی تھی مجھ سے یاد ہے؟ ہم کب ملے تھے یاد ہے؟ میں کتنی راتیں باہر گزارتا تھا یاد ہے؟ مجھے کھانے میں کیا پسند ہے معلوم ہے؟ میرا گھر کہاں ہے یاد ہے؟ یاد ہے؟ ان میں سے کچھ تو بولے میں ابھی سب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دوں گا۔ وہ عورت لاجواب ہوئی۔ یہ دولت کا نشہ ہے جس نے آپ کو دوسری شادی کے لیے اکسایا۔ یہی دولت ہے جس کے پیچھے آپ کو یاد نہ رہا کہ پہلے شوہر سے بھی آپ کی ایک اولاد ہے۔ یہ آزائشیں، یہ سہولیات، یہ رہن سہن سب ہے آپ کے پاس، لیکن میرے پاس کیا تھا؟ میں نے ہر پل ہر مشکل میں اپنے دائیں بائیں دیکھا اور پتہ ہے مجھے وہاں میرے دوستوں کے علاوہ کوئی نہیں دیکھا۔ میرا اس دنیا میں کوئی خونی رشتہ نہیں۔ میں کب کیا کر رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، کب بیمار ہوا آپ نے پوچھا اور آج آپ جتلا رہی کہ آپ ماں ہیں؟ اس کا لہجہ بکھرا تھا۔ وہ عورت لاجواب تھی، پیشیمانی تھی یا نہیں لیکن سچ سامنے تھا جو کافی کڑوا تھا، اور وہ جانتی تھی ان کے بیٹے کا بولا عرف ٹھیک ہے۔ اور یہ شخص آج سے مجھ سے میرا سب لے آیا ہے۔ باسط اپنا سارا وقت رباب کو دیا تھا، اس کی فکر کرنا، اس کے ساتھ رہنا، وہ جتنا کر پا رہا تھا وہ کر رہا تھا۔ وہ ہر وقت یہاں سے وہاں گھومتی رہتی تھی۔ کیا ہوا؟ کیوں گھوم رہی ہو؟ میرے سر میں درد ہونے لگ گیا ہے۔ نہیں کچھ نہیں۔ وہ آ کر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ مجھے باہر جانا ہے۔ کہاں؟ وہ ٹی وی پر سے نظریں ہٹاتے بولا، بس باہر کہیں بھی، اتنی دیر ہو گئی ہم باہر نہیں گئے۔ تو اس میں یوں پریشان ہونے کی یا زیادہ سوچنے کی کیا بات ہے؟ جاؤ تیار ہو کر آؤ، چلتے ہیں۔ اوکے۔ وہ تیزی سے اٹھتی اندر چلی گئی تو باسط نے نفی میں سر ہلایا۔ تیار ہونے میں سے پورا گھنٹہ لگایا تھا۔ ایک سوٹ پہن کر دیکھتی پھر دوسرا اور بالآخر ایک سفید فراک پر اس نے اکتفا کیا جس کے ساتھ کا فیروزی دوپٹہ تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی جو صوفے پہ ہی لیٹا سو گیا تھا۔ نیوز ویسے ہی لگی ہوئی تھی۔ باسط اور پھر اس کے نہ اٹھنے پر اس کے کان کے پاس جھکی اور اپنے دانتوں سے اس کے کان کو کاٹا تو ڈر کا اٹھا۔ یہ کیا طریقہ ہے جگانے کا؟ ویسے آپ اٹھ نہیں رہتے نا؟ اسے غصہ ہوتے دیکھ کر وہ منمنائی۔ اتنا تیار کیوں ہو گئی ہو؟ باسط نے اس کی تیاری دیکھی جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہم باہر جا رہے ہیں نا، ہاں ڈنر کر لیں گے، لیکن اس کے لیے اتنی تیاری؟ اس کی آواز میں شرارت تھی، وہ نہ سمجھی۔ ہاں تو اتنا پیارا میرا جوڑا تھا، پہننے کا موقع ہی نہیں ملا، اب موٹی ہو جاؤں گی تو کیسے پہنوں گی؟ ضائع ہو جاتا، سال بھر انتظار کرنا پڑتا پتلے ہونے کا۔ اوکے۔ باسط نے اس کی تقریر کے اختتام پر یہی کہا اور آنے کا کہتا ہے گاڑی نکالنے لگا۔ گاڑی کو سڑک پر ڈالتے اس نے ایک نظر رباب کو دیکھا جو بے حد خوش تھی۔ ڈنر کا آرڈر دیتے ایک دوسرے سے باتوں میں مصروف تھے۔ جب فاری رباب کا دوست انہیں دیکھا چلا آیا،
चला आया। वो भी, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? रबाब इससे अच्छे से मिली थी। आप कैसे हैं? फहाद ने संजीदा से बैठे बासित को देखते हुए कहा। रब का शुक्र है। और फिर फहाद रबाब से बातें करने लगा। तो बासित ने इन दोनों को बेजारी से देखा। मैंने ज़्यादा वक्त तो नहीं लिया। वो बासित का चेहरा देखकर खजल सा होता पूछने लगा, मेरी मन्नत मन्नत अब्रेश साहब, जिसके बगैर मुझे सांस नहीं आता, जिसने मुझे मोहब्बत दी है हद से ज़्यादा, जिसने बताया कि मेरा वजूद अहम है, जिसने मुझे सिखाया कि खूनी रिश्ते कितनी अहमियत रखते हैं, इनका साथ रहना क्या मायने रखता है। मुझे आपसे हज़ार शिकवे सही अम्मी, लेकिन आपका मुकाम बहुत ऊंचा है। मैं मज़ीद कुछ नहीं कहूँगा सिवाय इसके कि इस शख्स से बोले कि मेरी बीवी अभी मेरे सामने लाए, नहीं तो क्या। आप शाहनवाज जो इनके मेलू ड्रामे से थक गया था, तेज़ी से आग चलता आगे आया। शाह, इसकी बीवी को बुलाओ। वो औरत तहम्मुद से बोली, इस मामले से दूर रहो, तुम जो कह रही हो वो करो। इसकी बीवी को बुलाओ। बकवास नहीं करो, अंदर जाओ या बाहर किसी पार्टी में जो तुम्हारा काम है। शाहनवाज बोला। इस औरत ने अपने बेटे को देखा, जिसके चेहरे पे कोई तासुर नहीं था। इसका दिल क्या ज़मीन फटे और वो इसमें जा समाए। क्या हैसियत रह गई थी इसकी। वो ना एक अच्छी बीवी थी और माँ, वो तो शायद कहलवाने के लायक भी नहीं थी। तुम्हारी बीवी अम्मी, मुझे मेरी बीवी चाहिए। इतनी मोहब्बत है इसे। इसकी आवाज़ में हसरत थी। कभी वो भी चाहती थी कि इन्हें कोई मोहब्बत करे, लेकिन फिर उन्होंने दौलत को मोहब्बत पे तरजीह दे दी थी। मोहब्बत लफ्ज़ का नहीं पता मुझे। इससे दिल वाबस्तगी है मेरी ज़िंदगी नामुकम्मल है। मन्नत अब्रेशा मेरा हासिल है। मैं कुछ नहीं कर सकती मेरे बेटे, तुम्हें अपनी बीवी को खुद ढूंढ निकालना है, लेकिन मेरी दुआ है वो तुम्हें मिल जाए। वो कहकर जा चली गई। शायद पेशामानी का दौर शुरू हो चुका था। इन्हें एहसास हो गया था। वो चली गई तो वो कदम कदम चलता शाहनवाज के पास आया। चलो, कहाँ मेरी बीवी? पहले मेरा काम। कौन सा काम? एक डील करते हैं तुम्हारी बीवी के बदले। ये तुम्हारी खुशफहमी तबरेश साहब, इतना कमज़ोर नहीं हुआ कि अपनी बीवी पे डील करता फिरे। तो ठीक है, फिर भूल जाओ इसे। ये बात तुम भूल जाओ शाहनवाज। मैं अब तक तामुल मिजाजी से काम ले रहा था, लेकिन नहीं, तुम वो इंसान ही नहीं हो। क्या ये जानते भी हो भी कि तुम्हारी बीवी के पास मेरे दो आदमी इस वक्त मौजूद हैं? दो क्या, हज़ार हो। इनकी इतनी अहमियत नहीं मेरी बीवी को हाथ लगाए। हाँ, शाहनवाज ने हंगारा भरा। क्या ये जानते हुए भी कि तुम्हारी बीवी माँ बनने वाली है और इसे कोई काफ़ी ज़ख्म। वो जो तब से पुरसुकून था, अब झटके से खड़ा हुआ। इसका दिल पहली बार इस सूरत हाल पे धड़का था। मुझे मेरी बीवी चाहिए इसी वक्त। इससे फ़ोन निकाला और कान से लगाया। शायद इसने एक रोज़ रबाब को ठीक कहा था। इसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। इसकी किस्मत में महदूद मुद्दत के लिए खुशियों का लिखा गया था। और जब जब इसे लगता अब सही है, तब पहले से ज़्यादा बिखर कर रह जाता था। और आज रबाब ने इसकी बात मान ली थी। वो सही कहती थी। आज इसका आशियाना बिखर गया था, और ऐसा बिखरा कि वो सब टूट कर बिखर गए थे। वो मुल्तान की तरफ रवाना हो गया था। इसने फ़्लाइट ली थी। राह बाय रोड जाने की गलती नहीं कर सकता था। इनके पहुंचने से पहले से वहां मौजूद होना था। इसने वहां पहुंचे नाकाबंदी करवाई हर जगह पर, जिससे काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा था। लेकिन इसने एक भारी कीमत दी थी। वहाँ के पुलिस ऑफिसरों को और आईजी से इजाज़त के लिए अलग मुश्किलात का सामना किया था इसने। शाम से अगली सुबह हो गई थी। इसे सड़कों पे ख्वार होते ना बासित का फ़ोन आया था और ना इन लोगों का कुछ पता चला था। इसका सर दर्द से फट रहा था, लेकिन वो एक मिनट के लिए नहीं बैठा था। तुम लोगों ने कहा था यहाँ की लोकेशन है, तो अब तक पहुँचे क्यों नहीं? सर, यही की लोकेशन है। या एक होटल बुक किया था इसने, लेकिन अब तक नहीं आई। डैम इट! इसने सामने पड़े मेज़ को धूल उछाल दिया। इसे लग रहा था कि इस दुनिया में इस वक्त सब बेबस शख्स अगर कोई है तो वो खुद ही दौरे याज़दानी। फ़ोन बजते इसने उठाया तो बासित का था। धड़कते दिल से कान को लगाया। जो सुना, इससे इसका दिल बंद हुआ। वो लड़के कुर्सी पे बैठ गया। इतना कमज़ोर तो न था वो, लेकिन सच है, अपने प्यारों की मौत इंसान को भी मार देती है। अगर कभी मुझसे एक पल के लिए भी मोहब्बत की है ना दुर्यति आसानी, तो मुझे मेरा बेटा चाहिए अगले 24 घंटों में। रुबाशा के अल्फाज इसके कान में गूंजे तो वो खड़ा हुआ। दुखते दिल और सर के साथ गाड़ी में बैठा। सर, हम ये जगह कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन बदले में इसकी निगाह काफ़ी थी। वो मुल्तान से वापसी के रास्ते पर गामजन थे। सर ने हार मान ली। अपने बेटे को नहीं ढूंढेंगे? इनकी बीवी का क्या हुआ? क्या वो सरवाइव नहीं कर पाई? इसे कई सवाल इसके साथी पुलिस वालों की ज़बान पर थे।
इसने वापसी के रास्ते में जितने होटल थे सब में बारी बारी पता करना शुरू किया, क्योंकि नाकाबंदी मुल्तान में लगाई गई थी, इससे पहले के इलाकों में नहीं। वो इसकी ज़ियानत से मुतासिर हुए थे। यकीनन इसकी प्रमोशन होने वाली थी, क्योंकि वो एक काबिल बंदा था। आहिस्ता आहिस्ता होटल चेक करते इसे नाकामी हुई थी, लेकिन इसके माथे पर एक शिकन तक न आया। इसकी बीवी ने कहा था इसे अपने बेटे को वापस लाना है। अपनी बीवी की वो दर्द भरी आहें, तकलीफ, अर्जियत नहीं भूल सकता था, वो जो इसने अपने बेटे के लिए दुरे से दूर रहते सही थी। एक होटल के सामने रुकते इसके चेहरे पे हल्की मुस्कुराहट थी, जैसे जो चाहा वो पा लिया हो। सर पीछे से हमला करेंगे? नहीं, हम बुज़दिल नहीं हैं, हक वाले सामने से करेंगे, करते हैं। तैयार रहो सब, हमारा मकसद किसी आम शहरी को डराना नहीं है। लेकिन याद रखो, यहाँ से निकलो तो मेरे हाथ में पे मेरा बेटा होना चाहिए। इस बात को यकीनी बनाना है तुम सब ने। जी सर, जी सर। जिसकी आवाज़ आई तो वो अंदर दाखिल हुए। 5 मिनट में वहाँ होटल के इंतज़ामिया से तलाशी की इजाज़त ले चुके थे। दुल्हन ने इस औरत की तस्वीर दिखाई, जिसपे शख्स ने सर हाँ में हिलाया। इसके माथे में बिखरा जाल एकदम ज़्यादा हुआ और फिर ख़त्म हो गया। रुबैशा दुरेजी असानी 24 घंटे न सही, लेकिन 46 घंटे बाद हमारा बेटा हमारे हाथों में होगा। बारी बारी उन्होंने चेकिंग शुरू की और आखिरकार इसे जा लिया। इसके तमाम आदमियों को पकड़ा जा चुका था। तुरंत इसके सामने खड़ा हुआ तो वो घबरा गई। तो बताओ कैसी मौत चाहोगी? तुम्हारा बेटा बेटा मैंने बेच दिया, इस औरत ने कहते कहकमा लगाया। तुरंत ने पीछे वाले को इशारा किया, जिसने सारा कमरा छानना शुरू किया था। चलो मैं ढूंढ लूंगा, तुम फिक्र नहीं करो, बस अपनी मौत को करीब से देखने के लिए तैयार हो जाओ। परवीन हक ने गन में इस पर तानी तो वो मुस्कुराया और कदम कदम आगे बढ़ाने लगा। सब्र करो, शाहनवाज ने इसका फ़ोन खींच लिया। अपनी कंपनी मेरे नाम करो, अपनी बीवी को ले जाओ, फिर तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। बस, हाँ बस। सबरे शाह ने अपने फ़ोन की तरफ इशारा किया तो शाहनवाज ने इसे पकड़ा दिया। तो क्या सच में इतनी जल्दी वो मान गया? शाहनवाज दिल ही दिल में खुश हुआ। वकील साहब, मेरी कंपनी के कागजात किसी और के नाम करवाने हैं मैंने। जी आज ही अर्जेंट, रात तक वक्त का नहीं है। ओके मैं चलता हूँ। इसने कॉल काटा। काम हो जाएगा, अब मेरी बीवी को बुलाओ। वो ज़बरदस्ती या तोड़-फोड़ इसलिए नहीं कर रहा था, इज़्ज़त मन्नत के साथ इसके आदमी थे। इसके किसी कदम पर भी इसकी बीवी को नुकसान पहुँचाया जा सकता था। इतनी जल्दी क्या है, जब काम हो गया है तुम्हें तुम्हारी बीवी मिल जाएगी। तबरी शाह ने साथ पड़े मेज़ को हाथ मारकर नीचे गिराया। मेरा जद मत आज़माओ शाहनवाज़, तुम देख सकते हो इसे बस। वो अंदर से डर गया, इसलिए फ़ौरन हामी भरी। इसे अम्मी के पास भेजो और रात तक वो वहीं रहेगी, फ़ौरन करो। शाहनवाज़ ने अपनी मुलाज़िमा को हुक्म दिया, जिसने फ़ौरन ये काम अंजाम दिया था। अपनी माँ को दरवाजे से निकलता देखकर इसे ने देखा। मेरी ज़िंदगी मैंने आपको सौंपी है। तबरे शाह ने कहा तो उन्होंने सर हिलाया और वो बाहर निकल गया। वो इसे वहाँ से फ़ौरन ले जा सकता था, इतना सब करने की इसे ज़रूरत नहीं थी। वो इसकी बीवी थी, लेकिन वो बहुत कुछ सोच कर रहा था। वो सीधा वकील के पास गया था। कागज़ात नकली बनाने हैं, वो पुरसुकून लहजे में बोला। क्या मतलब शाह साहब? इसने सूरत हाल बताई तो वकील ने सर हिलाया। काम हो जाएगा सर, आपने इतना कुछ किया है मेरे लिए, अब मेरी बारी। जितनी जल्दी हो सके बना दें। ठीक है, बस कुछ देर में मैं मिलता हूँ आपसे। इसने दुरेद को फ़ोन करके हालात बताए थे, साथ जिसने इसे सब ध्यान से करने को कहा था। इसने पुलिस को मुलविस करने का कहा था, लेकिन शाह ने इनकार कर दिया था। वो ये सब ज़ाती तौर पर करना चाहता था। कागजात तैयार करवाते हुए फ़ौरन अपने वकील के साथ वहाँ पहुँचा, जहाँ शाहनवाज का वकील भी मौजूद था। इस खेल का पुराना खिलाड़ी था, इसलिए इसने भी अपनी पूरी तैयारी कर रखी थी। मेरा वकील पहले कागजात की जांच पड़ताल करेगा, इसने कहा तो तबरेज शाह ने कंधे उचका दिए और टांग पे टांग रखकर बैठ गया। इसके वकील ने इसे हाँ में जवाब देते हुए खुशी से निहाल होता खड़ा हो गया। तबरेज शाह के वकील ने कागज़ ऐसे बनाए थे कि इनका नकली लगने का इम्कान था ही नहीं। यह शायद जब तक दूसरा वकील ज़्यादा जांच पड़ताल करके ये सब जानता, तब तक वो सब अपने हाथों में ले चुका होता। दस्तक कर दें आप। तबरेज़ शाह ने वकील से कहा तो उसने खड़े होते शाहनवाज़ को देखा। मन्नत को बुलाओ, ये काम पहले। मेरी बीवी इसी वक्त मेरे सामने मौजूद हो, वो हतमी लहजे में बोला तो इसने मुलाज़िमा को इशारा किया। इसकी माँ ने बाहर आते इसकी गुनूदगी में होने का बताया तो वो लब भींच कर रह गया। फिर दस्तक करते शाहनवाज़ के मुंह पर कागजात मारे और अंदर कमरे की तरफ बढ़ा। आखिरकार सब मेरा हुआ, मैं जीत गया, हा हा हा। वो जो खुशी से दस्तक करके अपनी खुशी का जश्न मना रहा था, मुंह पे पड़ने वाले पंच से ज़मीन पे गिरा। क्या तकलीफ़ है खबीस इंसान? मेरी बीवी को हाथ किसने लगाया? मैंने नहीं। हाथ कैसे लगाया इसे? वो इसे पकड़ता उठाता बोला, मेरे आदमी मुझे नहीं मालूम। शाहनवाज ने अपने आप इसे छुड़ाते कहा। तबरे शाह ने पल में इसका हुलिया बिगाड़ दिया था। शाहनवाज की गार्ड ने इसे अलहदा किया, नहीं तो ऐन मुमकिन था वो अपने सौतेले बाप का कातिल ठहराया जाता। इन दोनों को ढूंढो, इसने अपने आदमी को कहा तो वो सर हिलाता बाहर निकल गया।
तबरेज़ शाह आगे बढ़ा और ज़मीन पे पड़े अपने सौतेले बाप के पास बैठा और धीरे से जेब में हाथ डाला। जाओ यहाँ से। शाहनवाज़ चीखा, इतनी जल्दी क्या डैड, अपनी खुशी का जश्न नहीं मनाएंगे? अगले लम्हे इसके महल में इसकी दर्दनाक चीखें थी, क्योंकि तबरेज़ शाह अपने कटर से इसके गालों को काट चुका था। मन्नत का कट इसके आगे कुछ भी न था। शाहनवाज़ के चेहरे से खून भर भर गिरने लगा। वो चीखते रोने लगा था। तुझे छोड़ूंगा नहीं, तबरेज़ शाह ने आखिरी ठोकर मारी। तुझे माफ़ अब भी नहीं किया। वो क्या है ना, मेरी बीवी घर जाकर नाराज़ ना हो जाए, इसलिए कुछ बदला अभी ले लिया है, बाकी का उधार कर लेते हैं बात के लिए। शाहनवाज़ का साँस सूखा क्या अभी कुछ बचा था। और हाँ, याद आया मुझे, वो दरवाज़े से मुड़ता वापस आया, चेहरे पर सुकून सा था। मेरी कंपनी ने काफ़ी ज़कात दी थी तुम्हें, लेकिन अब नहीं, वो कागज़ नकली थे। तबरेज़ शाह आगे बढ़ा, मन्नत को गोद में उठाता वहाँ से निकल गया। अरेस्ट हिम। बाहर निकलते से पुलिस ऑफिसर को गाज़ हाँ में हिलाता अंदर चला गया। खुद के पीछे इसने इसकी हज़ारों गालियाँ सुनी थी, लेकिन कान न धरा। मन्नत का चेकअप करवा के वो घर ले आया। कट गहरा गहरा नहीं थे, सिर्फ ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचा था। जख्म जल्दी भर जाता, इसका होठ भी फटा था, यानी इस पे हाथ उठाया गया था। इसने अपने इश्तेहार को काबू में किया। इसका भी बदला बाद में। मन्नत को साथ लगाते इसने अपने घर को देखा, जिसे चंद घंटों में इसने वापस पहले जैसे करवा लिया था। चीज़ें काफ़ी गुम थी, क्योंकि काफ़ी कुछ तोड़ दिया गया था, लेकिन था सब साफ। शाह 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 मन्नत को कहते देखकर वो फ़ौरन इसे साथ लगा गया। बताने का एक तरीका था कि वो उसके पास है। मन्नत ने आंखें खोलते इसे अपने पास महसूस किया, तो फ़ौरन उठी और उसके गले लगते ऊंची आवाज़ में रोने लगी। स्टॉप इट, मैं मर गया हूँ जो यूँ रो रही हो। इसे और ज़ोर से रोते देखकर वो दहाड़ा, तो वो एकदम इसे दूर होती सहमे अंदाज में देखने लगी। तबरीशा ने आंखें बंद करते खुद को नॉर्मल करना चाहा। कैसी हो ज़िंदगी? मरद ने आंखों में आंसू लिए संग दिल को देखा और फिर वापस लेट गई। तुमसे मुखातिब हूँ, तबरीशा ने झुककर इसके माथे पर बूसा देते इसके कान में कहा। ठीक हूँ, दो लफ्ज़ी जवाब दिया। मुझे सोना है। सो जाना, लेकिन अभी खाना खाओ उठकर। मन्नत ने नम होती आंखों को झपका, जैसे आंसू अंदर लेना चाह रही हो। मुझे आप बिल्कुल पसंद नहीं है। जानता हूँ ज़िंदगी। तबरेज़ शाह ने कहा, फिर निकल गया तो वो रोती तकिए में मुँह देने लगी, लेकिन फिर तकलीफ़ महसूस करती उठकर बैठ गई। तबरेज़ शाह ने इसके आगे ट्रे रखी और छोटे-छोटे लक़्मे इसे खिलाने लगा, जो वो खामोशी से खाने लगी। खाकर दोबारा लेट गई तो तबरेज़ शाह ने गहरी साँस भरी। मुझे अभी तुम चाहिए हो। मन्नत ने जब दोबारा से इसे बाहर जाते महसूस किया तो बोली। तबरेज़ शाह ने झटके से मुड़कर इसे देखा। आया इसी से मुखातिब किया गया था इस लहजे में। एक्सक्यूज़ मी, मुझसे मुखातिब हो? जी, वापस आओ। तबरेज़ शाह लंबे-लंबे डंक भरता इसके नज़दीक आया और जगह बनाता बैठ गया। ये मुखातिब किस अंदाज़ में हो मुझसे? खामोश रहिए, इस वक़्त मुझे गुस्सा मत दिलाओ। कुछ देर पहले तो मैं सोना था, सो जाओ। मैं कुछ काम निपटा लूँ, मुझसे ज़रूरी हो गया है ये अब सब। इसकी आवाज़ सुनते ही तबरेज़ शाह के कदम रुके, फिर जूते उतारता वो अपनी जगह पर आया, उसके साथ लेटकर इसे एसार में लिया। दोबारा ये तुम मत कहना मुझे। सुन रही हो मेरी बात? जी, गुड। वो दर्द तो नहीं हो रहा कहीं? हाँ, लेकिन जो दर्द दिल में, इन ज़ख्मों का दर्द इनसे कहीं कम है। इस वक़्त पुरसुकून रहो, मैं सब सँभाल लूँगा, सब सही कर दूँगा। वो सब बोलता इसकी तरफ रुख मोड़कर बोला। इसकी ऐसी हालत नहीं थी कि उसे गुस्सा होता या कुछ कहता। वो इस वक़्त इसे ये अच्छी खबर भी नहीं सुनाना चाहता था। वो सब निपटा कर फिर अच्छे से इसे ये खबर देता जो उनकी ज़िंदगी में बेशक नेमत थी। क्या आपको मुझसे अलहदा होना था? मुझे वापस क्यों लाए? तबरेज़ शाह ने इसकी कमर पर अपनी गिरफ्त सख्त की, लेकिन मन्ना शाह ने इसकी आंखों में आंखें मज़ीद गाड़ी। तुम्हें तो मरकर भी नहीं छोड़ूंगा, ये अपने छोटे से जहन में कहीं बिठा लो। मन्नत के दिल पर इन लफ्ज़ों से ठंडी फुहार सा काम किया था, लेकिन इसने ज़ाहिर नहीं होने दिया। मुझे कुछ वक़्त चाहिए इस वक़्त। क्या चाहिए है ज़िंदगी? आपका लम्स अपने गालों पर बहुत जलन है, इसने आँखों के पानी पर काबू रखना चाहा। तबरेज़ शाह ने झुककर इसके ज़ख्मों पे धीरे से मरहम रखा था। मेरी कॉटन कैंडीज़ तो ज़ख्मी हो गई है, कैसे खाऊँ? वो बोला तो वो मुस्कुराई। तबरेज़ शाह ने ये मंज़र आँखों में कैद किया और उसके बालें कान के पीछे अड़से। बालों को ड्राई कर लो, वो इसका ध्यान भटकाना चाहता था। क्यों, ये अच्छे नहीं हैं? वो भी कुछ देर के लिए सब भूलना चाहती थी। अच्छे हैं, लेकिन लुक चेंज हो जाएगा, अच्छे भी लगेंगे। ठीक है, वो मान गई। अगर वो कह रहा है तो वो ऐसा करेगी। तुम इतनी खूबसूरत क्यों हो ज़िंदगी? क्योंकि मैं ज़िंदगी हूँ इसलिए। उसके चेहरे पे हाथ फेरती से देखने में मसरूफ़ थी। तुम मेरी हो ज़िंदगी, बस मेरी। वो इसे खुद में बीत गया, जैसे दुनिया से छुपाना चाहता हो। तबरेज़, वो सब इस वक़्त नहीं, सो जाओ, कल से बात करेंगे इस मौज़ू पर। ओके, आप कहीं मत जाना। ठीक है, पहले सॉरी करो मुझसे। किस लिए? तुम कहने पर।
توبہ اس میں کون سا گناہ ہو گیا، بس میں جب بھی آپ سے ناراض ہوں گی آپ کو تم کہوں گی۔ خبردار، منت نے عمروج کا ہے جیسے کہنا چاہ رہی ہو کچھ بھی کر لو ایسا ہی ہوگا، اب تم مجھ سے ڈرتی کیوں نہیں ہو؟ سو جائیں، منت نے اس کی گردن میں اپنے بازو ڈالتے کہا تو اس نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی پیٹھ سہلانے لگا۔ تم میرا قیمتی اثاثہ ہو زندگی، تمہارے دور تمہارا تمہارے دور جانے پر جانا ہے کہ نہیں، تم نہیں تو میں بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ نہیں نہیں، اکیلے آئے ہو؟ ہاں، دوست کے ساتھ آیا تھا لیکن اسے جانا پڑا۔ او اچھا، تم بھی بیٹھ جاؤ، ساتھ ڈنر کر لیتے ہیں، اکیلے بیٹھ کر کرتے اچھے نہیں لگو گے۔ رباب نے اچھے دوست کی حیثیت سے اسے دعوت دی، وہ اس کا اچھا دوست رہا تھا، ویسے بھی جسے اس نے آخری بار اس سے بات کی تھی وہ کافی شرمندہ تھی۔ باسط نے حیرت سے رباب کو دیکھا جس نے بنا اس سے پوچھے اسے بیٹھنے کی اور ڈنر کی دعوت دے ڈالی تھی۔ وہ تھکا ہوا تھا لیکن اس کے ایک بار کہنے پر آیا تھا کہ اچھا وقت اس کے ساتھ گزرے گا، اور یہاں میڈم تم پیاری ہو گئی ہو کافی۔ فہد کے اس کمپلیمنٹ پر خفاش ضیا نے مٹھیاں بیچی۔ رباب اسے کترا کے نکیوں سے باسط کو دیکھا جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ تم شادی کب کر رہے ہو؟ تم نے تو کر لی نا، کر لی نہیں تو تم سے کر لیتا، اب کوئی اور ڈھونڈنی پڑے گی۔ اف مسٹر فہد، باسط کی برداشت یہیں تک تھی، یکدم گلاس میز پر رکھتا وہ کھڑا ہوا۔ لوگ اب انہیں کی طرف متوجہ تھے۔ میں بس مذاق، میری بیوی اسے اس حد تک فری ہونے کی اجازت نہیں دیتا میں کسی کو۔ باسط سب لیکن بدلے میں باسط نے اسے جن نظروں سے دیکھا وہ خاموش ہو گئی۔ ایکسکیوز می، تم نے آنا ہو تو آ جانا، وہ کہتا بل پے کرتا باہر نکل گیا۔ یار میں مذاق کر رہا تھا، فہد نے اس کے ہاتھ تھامتے کہا تو رباب نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹائے۔ سچ شکر ہے کہ باسط چلا گیا تھا، نہیں تو اس حرکت پہ اس کے جبڑے توڑ دیتا اور ایک نیا ہنگامہ۔ رباب وہ جانے لگی تھی مڑی، تمہارا شوہر بہت تنگ مزاج کا مالک ہے، تم چاہو تو چھوڑ دو اسے، میں تمہیں اپنا۔ رباب نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور پھر اسے دھکا دیتی باہر نکل گئی۔ باسط شاید اس کی قحط ذہنیت کو سمجھ گیا تھا، وہ تو اچھا دوست تھا لیکن کیا اس وقت میں اچھے دوست سے ملنا بھی مشکل تھا؟ وہ خاموشی سے جا کر گاڑی میں بیٹھ گئی تو باسط نے گاڑی چلاتے گھر کے راستے پر ڈالی۔ آہستہ چلائیں، اس کی سپیڈ دیکھ کے اسے کہنا پڑا، جواب نہ دے۔ اگر تمہارے اپنے دوست کے ساتھ پلان تھا تو مجھے بتا دیتی، میں ڈراپ کر کے چلا جاتا۔ نہیں، وہ تو اچانک ملا تھا، رباب نے حیرت سے کہا، اسے کوئی غلط فہمی ہوئی تھی؟ کھانا بھی نہیں کھایا آپ نے؟ ابھی کھانا سرو ہی ہوا تھا جب یہ سب ہو گیا تھا، بھوک مر گئی میری، باسط نے کہا تو گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ گھر جا کر بھی اس سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ رباب نے اسے چھیڑا تھا، شاید باسط نے جب اسے پہلے فہد کو چھوڑنے کا کہا تھا وہ تبھی اس کی ذہنیت اور بری سوچ کو بھانپ کیا تھا، نہیں تو باسط نے اس پر کبھی کوئی پابندی نہیں لگائی تھی۔ اس بات کے بعد وہ اپنی مرضی سے کپڑے پہنتی تھی، اپنی مرضی سے جاتی تھی۔ وہ ایک آدھ بار تبریز شاہ سے بھی ملی تھی، وہ باسط سے ملنے گھر آیا تھا، تب بھی اس نے رباب کو خاص تاکید کی تھی کہ اس کے دوست کو اچھے سے ویلکم کیا جائے۔ سب کڑیاں حل ہو گئی تھی، اب وہ اب تک سوچتی رہتی کہ نہ جانے باسط کو فہد سے کیا مسئلہ ہے۔